हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथमेटिक्स बात करेंगे जो क्लास 10th की। और इस बार हम लोग के जो पेपर में जो आता है उसी पर चर्चा किया जाएगा। और दूसरी बात कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्ट्रांग होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। उसी के साथ साथ हम सबसे पहले आज द्विघात समीकरण पर बात करेंगे। द्विघात समीकरण में हमने 4.1 पढ़े हुए हैं और उसी में कुछ बाकी हुए हमारा प्रश्न है जो कि आज भाग बी के अनुसार वहाँ पर आज इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पर सूत्र जो होता है यहाँ पर आना चाहिए। सूत्र के साथ साथ जो इसमें गुणनखंड करने आना चाहिए। यदि गुणनखंड नहीं आता है तो दिक्कत होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूले की बात करेंगे। द्विघात समीकरण में आपको पता है कि आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका सूत्र की बात किया जाता है, क्योंकि उसका ये सूत्र पता रहेगा आपको लगाने में कोई भी टॉपिक क्या रहेगा, आसान रहेगा। आपका एक्सरसाइज नंबर जो है या प्रश्नावली नंबर जो है, प्रश्नावली 4.1 है, 4.1 है। ठीक, 4.1 में हम सबसे पहले बात करेंगे सूत्र का बहुपद। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण में एक बात याद रखना, विविक्तर जो होता है यहाँ पर यदि बात करेंगे तो विविक्तर जो होता है इसका मतलब ये कहता है कि d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर द्विघात समीकरण किससे बनता है, इसकी हमको फार्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण की ये बात हमको याद है। जैसे ही यहाँ पॉइंट में लिखेंगे, दो वास्तविक मूल हो, दो भिन्न वास्तविक मूल हो, तब यहाँ पर आपका सूत्र बनेगा b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा दो बराबर वास्तविक मूल हो। भिन्न की बात किया गया था, बराबर वास्तविक मूल हो, तब इसके लिए क्या लगाओगे फार्मूला, v के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। यहाँ पर देखो दो की बात की गई, दो बराबर वास्तविक मूल हो तो b का स्क्वायर माइनस 4ac की बात किया जाएगा। कोई वास्तविक मूल ना हो, थर्ड में कोई वास्तविक मूल न हो या कोई वास्तविक मूल न हो या नहीं हो, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट इक्वल 0। चौथे की बात करेंगे तो जो सिद्धाचार्य के नियम के अनुसार यदि बात किया जाता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। बस इतने ही हमको फार्मूला याद रखना है। इसका ये डायरेक्शन याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। एक बात और याद रखना कि इसमें c जो होता है, अचर पद जो होते हैं, अचर पद हमारे पास c होता है। चर पद की बात करते हैं, चर पद, तो यहाँ पर एक स्क्वायर भी हो सकता है और bx भी, जिसमें a से z तक की बात किया जाता है। a हमारे पास क्या है, संख्या की बात करें, a और b जो है और जो c होते हैं ये संख्या होती है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होता है, जिसके कारण हमको इसी सूत्र के अनुसार हमको काम करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। तो विविक्तर से यदि बात किया जाएगा तो b का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा।
द्विघात समीकरण के लिए यदि बात किया जाए, द्विघात समीकरण किस तरह का होना चाहिए, आपको पता चल गया कि a² + bx + c = 0 के रूप में। दो भिन्न वास्तविक मूल हो तब इस तरह की बात, दो बराबर की बात किया जाएगा तब, जब कोई वास्तविक मूल न हो तब, इस जब सिद्धाचार्य के नियम की बात करता है तब। अब हम लोग सवाल पे चलेंगे। देखिए हमारे पास जो सवाल की बात करते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एक आयताकार, प्रश्न लिखेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितने दिए गए हैं? कहोगे भैया यहाँ पर तो 528 वर्ग मीटर दिए गए, 528 वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। आगे चलते हैं। बोला गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास भूखंड की जो चौड़ाई होगी, यहाँ पर लिखेंगे भूखंड का चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। ठीक, लेकिन बोला गया कि भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है और 1 अधिक है। ये प्रश्न बोला गया है। भूखंड का लंबाई, भूखंड का लंबाई लिखा गया है कि भूखंड की जो लंबाई चौड़ाई से कितनी है, तो आपको पता चल गया कि 2 गुनी, पहले बोला कि 1 क्या है? अधिक है, 1 अधिक है। तो इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन बन जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत या आयताकार लिख रहा हूँ तुम्हारे इसी के अनुसार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि सूत्र हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, इसको ना लिखिए क्योंकि ऊपर लिखा गया है, कोई फायदा नहीं है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है, यही आएगा। अब इसका तुमको पहले से वैल्यू पता है 528 है। इसकी वैल्यू तुमको पता चला कि 2x + 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है तुमको पता चल गया कि x है। ठीक, अब यहां पर देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2x का स्क्वायर, ठीक, 528 पक्षांतर कर दो, 2x का स्क्वायर + x + 528। अब बराबर कितना हो गया? 0। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पर 528 तक? तो यहाँ पर मेरे पास बताओ कि द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? तो कहोगे भैया यहाँ पर तो द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि आपने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जिसके पावर 2 आएगा वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जिसकी पावर 2 नहीं आएगा वो क्या होगा? वो नहीं बनेगा। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। चलो यहाँ तक तो तुमको गुणनखंड आ गया।
अब तुम खुद बताओ 528 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 528 गुणे 2 करो, 2 बटे 16, 2 दूनी की 4 1 5, 2 पचे 10, इतना आ गया। 1056 लाने के लिए 33 गुणे 32 कर देंगे आ जाएगा, या 32 गुणे 33 लिखो, या 33 गुणे 32। फिर उसके बाद कहा कि घटाने पर हमारे पास यक्स आना चाहिए। इसका मतलब तुमको यक्स लाने के लिए 32x माइनस 33x माइनस 32x कर दोगे तो आ जाएगा। अच्छा चलते हैं, तब ये रखना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस, अब x के स्थान में क्या रखना है, यहाँ पर लिखा गया 32 के 33x माइनस 32x। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कितना था 528, आई इक्वल में क्या है 0। समझ है कि नहीं है यहाँ तक, किसी कोई डाउट्स नहीं ना। चले एक कॉमन होने लायक है, बस सिर्फ x कॉमन होने, x कॉमन करो, 2x प्लस 33 ब्रैकेट बंद माइनस कॉमन करो। अब यहाँ पर 16 कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करते हैं तो x 16 दुना की कितना होगा 32, 2x और प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना आना चाहिए, सवाल कहीं गलत लिखा गया है। देखो जब इस साइड से जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी क्या है माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ 33 आ जाएगा, ठीक इक्वल्स। ये दोनों सेम है तो वन टाइम लिखो 2x प्लस 33, एक ब्रैकेट में x माइनस 16 लिख लो बराबर 0। 2x प्लस 33 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0। यदि पक्षांतर करें 2x बराबर माइनस 33 तो x बराबर माइनस 33 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा 16 आएगा। तो कभी भी हमको लेना होता है धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक कभी नहीं लिया जाता है। चिन्ह पर पार्टी कभी भी लेंगे धनात्मक लेंगे, न कि ऋणात्मक लेंगे, तो हमको धनात्मक लिया जाता है। यहाँ पर लिख लेना धनात्मक लेते हैं। चिन्ह पर पार्टी कौन से लेंगे, धनात्मक लेते हैं। तब प्रश्न में बोला गया है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब बताओ तुमको चौड़ाई पता चल गया 16 है, लेकिन लंबाई तुमको पता नहीं चला। लिख दोगे यहाँ पर कि भूखंड की चौड़ाई कितनी हो गई 16 हो गई मीटर है। अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। फिर भूखंड की लंबाई कितना है 2x प्लस 1, मतलब 2x की जगह 16 प्लस 1, 16 दुना के 32 प्लस 1 मिला देंगे तो कितना 33, इतना 33 मीटर आ गया। कितने आ गया 16 मीटर आ 33 मीटर। क्लियर हुआ। अब कहोगे भैया इसके जांच करके देखिए कि दोनों का जो गुणनखंड है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 आएगा। हमको देख लो, लिख लो यहाँ पर 33 16 ये है, ये तुम्हारे पास लंबाई है, ये तुम्हारे पास चौड़ाई है। मल्टीप्लाई 16 3 48 का 8 से लगा 4, 16 3 48 48 4 कितना हो जाएगा 52, 528। इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या है, सही है कि नहीं। तो ये तुमको चेक करना है, जैसे कहते हैं ना उत्तर की जांच करना। ये तुमने क्या किया, जांच कर लिया, मल्टीप्लाई गुणा कर। जब गुणा कर लिया तो हमको पता चल गया। एक बार और समझो, यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा है, दूसरा का पहला है, ये यहाँ पर दूसरा का पहला है, ठीक है।
एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का चौड़ाई x मीटर है, तो भूखंड का लंबाई कितना हो जाएगी, बोला गया कि उसमें चौड़ाई से 2 गुनी होगी, 2 गुनी, लेकिन एक अधिक है 2x + 1 मीटर। तो प्रश्नानुसार तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ये हम इसको सूत्र बना लेंगे अपने के लिए, क्योंकि बेटा लगेगा जो कि सूत्र याद रहेगा तो हमको सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको पता है कि 528 था, इसकी वैल्यू मुझे पता है 2x + 1 है, इसकी वैल्यू पता है कि मुझे x लिख दिया, इसका हमने मल्टीप्लाई किया x हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 2x का स्क्वायर हो गया। 528 पक्षांतर करेंगे, अब हमने इसको पक्षांतर किया 2x² + x लिखा गया है। ये मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0। अब देखो 528 से आगे मेरे पास 2, इसीलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1056 आ गया। अब 1056 का ऐसा करो कि हमारे पास गुणनखंड है तो 32 और 33 का हो जाएगा, क्यों नहीं आएगा तो अल्लाह से निकाल कर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो x बराबर का बात करेंगे तो x आना चाहिए प्लस में, क्योंकि यहाँ पर x की बात किया गया, तो 33 में से 32 घटा देंगे तो हमारे पास 1 आएगा, इसीलिए बात। फिर से मैंने 2x का स्क्वायर की बात किया, 2x² यहाँ पर राइट किया गया। फिर x के स्थान पर हमने क्या लिखेंगे, 33x - 32x, फिर क्या है -528, उसको राइट कर दिया गया, क्योंकि 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो अभी जैसे हमने 33 में मल्टीप्लाई किया 16 का तो 528 आया, इसीलिए यहाँ पर देखो 16 का गुणा कॉमन किया गया। इसको यहाँ से लिखा गया, फिर इसको लिखा गया, फिर यहाँ पर आप समझ ही में आ गया कि ये वाला दोनों सेम था, इसलिए 1 टाइम लिख दिया गया, x - 16 = 0। यहाँ पर इस तरह के ये धनात्मक लेते हैं, सदैव धनात्मक लिया जाता है इसमें। तो भूखंड खंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर, तो मैथ के में बोला गया है। अब भूखंड की जो लंबाई है 2 × 16 + 1, 16 दूना के 32, 32 से कितना हो गया 33 कहोगे, इसको चेक करिए, तो चेक करके मैं बता दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, देखिए जल्दी से दूसरा प्रश्न दिए गए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो दिए गए 306। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल लिखेंगे, यहाँ पर पहले जो चीज़ दिया गया पहले उसको लिखो, 2 ही दिए गए है ना, ठीक। 2 क्रमागत धनात्मक, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 2 धनात्मक पूर्णांकों का, तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो गया, ये बोला गया है। फिर उसके आगे बोला गया कि मतलब शुरू में ही दे दिया गया, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल कितने दिए गए, 306 दिए, कितने दिए गए हैं, 306 दिए गए, 306 मीटर स्क्वायर दिया होगा, ये दोनों मीटर में हो जाएगा,
क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मतलब कुछ मीटर सीटर नहीं दिया है, प्रश्न दिए ही नहीं तो क्यों लिखोगे? तो यहाँ पर प्रश्नानुसार गुणनफल का मतलब यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 बराबर 306 यही बनेगा। यक्स का मल्टीप्लाई करोगे यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306, पक्षांतर का तो यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306। बना कि नहीं बना द्विघात समीकरण? कुछ करना नहीं है। देखो, पहला धनात्मक पूर्णांक यक्स मानो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मानो, तीसरा मैं लिखता तो x प्लस 2 लिखता। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितने है? 306 है। तो प्रश्नानुसार की बात करेंगे तो x और x प्लस 1 बराबर 306, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे x, इसको लिख देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसके बराबर क्या आएगा? 0। अब द्विघात समीकरण का मैंने बताया कि फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए, है कि नहीं? तो कहोगे है। इसलिए जब है तो अब इसके आगे क्या करें? गुणनखंड कर देती हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो x का स्क्वायर, चलो 18x माइनस 17x, 18 में 17 जाएगा तो x बचेगा, 18 गुणे 17 करेंगे तो 306 आएगा, माइनस 306 बराबर 0। कैसे आ गया? आपको लसा ले लो तभी लग जाएगा, या मल्टीप्लाई करके भी देख लो, हम जो रखे हैं उसको, या लसा निकाल के देखोगे तब भी आ जाएगा, दोनों तरीके से आ जाएगा। यक्स कॉमन कर दो तो यक्स प्लस 18 हो गया, और यहाँ से मैंने माइनस 17 कॉमन कर देते हैं, माइनस 17 कॉमन हो जाए तो यक्स प्लस 18 बचेगा बराबर 0। दोनों सेम है तो क्या लिखो? x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, फिर x माइनस 17 एक ब्रैकेट में इक्वल 0। यदि मेरे पास इतना आ गया तो लिख सकते हो यहाँ पर कि x प्लस 18 बराबर 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर माइनस 18, और इसका क्या है? x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। अभी जस्ट में बताया कि धनात्मक वालों को लेते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 17। तो लिख लो पहली धनात्मक संख्या, ये भी लिख सकते हो, पहली संख्या लिख सकते हो, या पहली धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो। पहली संख्या मेरे पास 17 आ गई। दूसरी की यदि मैं बात करता हूँ, दूसरी संख्या की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास x प्लस 17 प्लस 1 मिला दिया था 18। आप कहोगे भैया इसका चेक करके मुझे बताइए, तब मुझे पता चलेगा। ये बात सत्य है कि चेक भी करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। 17 गुणे 18, 8 से 56 के 6 5, 8 5 13 हो गया, 8 एकम 8, 8 5 7 हो गया, फिर कितना हो गया? 1 हो गया, 6 7 3 10, 1 1 2 1, 306। यही बोला गया 306 आया था ना, आया कि नहीं आया? यहाँ भी दिया गया है। इसका मतलब जो सवाल जो बोला जा रहा है फिर से पढ़ लो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का कितना दिए? 306 दिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिए? 306 दिया गया। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो सकता है। यदि 2 का ना बोलकर और बोल देता, 3 का बोल देता, 4 का बोल देता, तो x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे करके हम क्या होते? आगे बढ़ते। लेकिन हमको दो ही की बात करें, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार की बात करेंगे, प्रश्नानुसार की बात कर लेंगे तो x लिख दिया गया ब्रैकेट में x प्लस 1, क्योंकि गुणनफल की बात 306। इसका गुणा इसमें करो x का स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करो x हो जाएगा, इसको 0 कहते हो। फिर पक्षांतर का तो माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, क्योंकि मैंने इसका फैक्टर किया तो मुझे पता चला कि 18 और 17 होता है। 18 में 17 भी घटाएंगे तो 1 का आएगा, यह पता चला माइनस 306। यहाँ पर मैंने x कॉमन किया तो मेरे पास x प्लस 18 बचा, फिर माइनस 17 ब्रैकेट में x प्लस 18 बराबर 0 हो गया। तो इसको मैं देखो ये भी सेम वन टाइम लिख दिया, ये लिख दिया एक साइड बराबर 0 में कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि x प्लस 18 बराबर 0 और एक तरफ x माइनस 17 बराबर 0 लिख दिया। तो x बराबर माइनस 18 आ गया और x बराबर कितना? 17 आ गया। पहली संख्या 17 होगी, दूसरी संख्या क्या है? 17 प्लस 1 बराबर 18। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल चलो।
क्लियर है ना? जहाँ नहीं आएगा वहाँ आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो आराम से, कोई टेंशन मत लेना। देखो सवाल में मैथमेटिक्स में, हाँ ये सारी सवाल तुम लोग, ये जो मैं दूसरी वाला जो एक्सरसाइज जो पढ़ा रहा हूँ इसको लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट्स, क्योंकि 4 लेसन का इसमें से लिख लेना। सवाल हाफ ईयरली में भी देखेंगे मिलने का, और प्री बोर्ड में भी, और तुम्हारे वार्षिक पेपर में जो बोर्ड का पेपर दोगे वहाँ भी तुमको ये सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में इस सबका चांस रहता है, इसलिए तुमको लगाना चाहिए और आनी चाहिए। नेक्स्ट की यदि बात करता हूँ तो नेक्स्ट में मेरे पास जो दिया गया है, जो नेक्स्ट जो दिया गया है तो उसमें यदि मैं बात करता हूँ, थर्ड की अब बात करूँ, 2 हो गया। तीसरा सवाल क्या दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बात समझना, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। मान लो मेरा नाम क्या रोहन है और हमारी जो मम्मी है 26 साल हमसे बड़ी है, लेकिन हमको वर्तमान में मेरी आयु x वर्ष होगी। लिख लो, पहले ही से लिखना शुरू करो। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की क्या होगी, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक। तो रोहन की माँ मतलब अरे मम्मी का, माँ की आयु, माँ की मेरी आयु क्या होगी, रोहन की माँ की आयु, तो मतलब x प्लस 26 वर्ष अधिक हमसे हमारी मम्मी की उम्र क्या है, 26 वर्ष क्या होगी अधिक रोहन की माँ की। यहाँ पे लिख लो, वर्ड गड़बड़ा जाएगा। रोहन की माँ की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो सेंटेंस ठीक है। इतने वर्ष बोला गया, क्या बोला गया, इतने वर्ष। हमारा नाम क्या है, रोहन था, हमारी वर्तमान में उम्र x वर्ष है, लेकिन मेरी मम्मी का उम्र इस वर्तमान समय से 26 साल मेरी मम्मी हमसे बड़ी है। बात समझ में है कि नहीं है? मेरी मम्मी हमसे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तब आगे दिया गया है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष कहा गया कि पश्चात, मतलब कि उसमें हम लोग को 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, तो उसमें हमको जुड़ना पड़ता है। एक बात ध्यान देना, इसको अपने नोट में लिख लेना, कभी भी पश्चात बोल दे या बाद बोल दे, या बाद बोल दे, वहाँ पर तुम क्या करोगे, जुड़ोगे। आज जैसे ही कह दे कि पूर्व और पहले और पूर्व इधर लिखो, पूर्व और पहले, जहाँ बात कह दे वहाँ पर क्या लगा देना, तुम माइनस लगा देना। बात समझ नहीं है कि नहीं है? तो हमारी मम्मी को बोला कि 3 साल पश्चात, ओ तो पश्चात मतलब रोहन के में भी x वर्ष 3 जुड़ेगा और इसके मम्मी में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? क्योंकि सवाल में तो यही बोला गया है, अब से इस समय से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो मतलब कि इस समय से तुम्हारे पास तो लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तब कहोगे भैया x प्लस 3 हो गई, अब x प्लस 3 वर्ष हो गया। अब मुझे बताओ 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे x प्लस 26 प्लस 3, यही 3 तो जोड़ रहे हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा 29,
हमारे पास रोहन की मम्मी का उम्र कितना हो गया, तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पर यक्स प्लस 29 वर्ष हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें एक बात कहा गई कि इनके आयु का गुणनफल क्या दिए गए हैं, गुणनफल कितना दिए गए हैं, 306 ये दिए गए ना, 306 दिए गए, नहीं 306 नहीं, 360 दिए, कितना दिए गए, 360 दिए गए, 360 दिए गए, यही हम लिखेंगे 360। तो प्रश्नानुसार अब 360 दोनों लोगों का आयु का दिया गया गुणनफल, या तो लिखना होगा दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों में किसकी, रोहन की और रोहन की माँ की का जो गुणनफल कितना है 306। तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 306। समझ में आया? अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x ब्रैकेट में x प्लस 29 और प्लस में 3 ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर 306। अब यहाँ पर मेरे पास 306 x का मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस 29 मतलब 29x 3x। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27 7 2 3 दूना के 6 2 8 3 9 27 7 2 3 दूना के 6 2 8 बराबर 306। अब कहोगे यहाँ पर तो इतना निकल गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा स्टेप ज़्यादा है, घबराना मत। तो यहाँ पर मेरे पास x का स्क्वायर कहीं नहीं है, नहीं ना, x का स्क्वायर लिखो, फिर क्या है प्लस 29x और 3x मिला दो तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, मगर 2 1 कितना 3 32x प्लस 87। आप पक्षांतर कर दो 300 को, 360 सॉरी 360 है, यहाँ पर नोट कर लेना, 306 तो अगला का है, 360 300 माइनस 360 बराबर 0। अब x का स्क्वायर, अब हमारे पास प्लस 32x, अभी घट जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा और 5 7 बचेगा, यहाँ पर 2 माइनस बराबर 0। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि मेरे पास इतना आ जाए, कहोगे 29 में 7 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 9 63 का 3 हासिल होगा 6, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20। गलत, कहीं सवाल देखो मिलाओ तो से सवाल कहीं गलत नहीं है। सवाल यदि गलत होगा तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा सवाल, यक्स वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर कई सवाल गलत। तीन 360 में से 87 घटाओ थोड़ा, 3 बचे, यहाँ 5 6 7 8
273। सवाल सही नोट किए गए हैं ना? सही है, सवाल में कोई गलत नहीं है। चलो ठीक, चलो हम एक बार देखते हैं फिर से। इसका 273 का लसा ले लेते हैं। 7 7 9 63, 3 असलो 6, 7 3 21। सही, आगे वो उसका गुणनखंड करना पड़ेगा तभी आएगा। यक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 29 में से 7 घटाओगे, 29 यक्स माइनस 7 यक्स करोगे तुम्हारे पास 32 यक्स आएगा। या थोड़ा स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा दो। कहोगे 273 लाना है तो क्या करें, माइनस में लाना है तो हम कहें कि 39 गुणे माइनस 7 कर दो, आ जाएगा। और 32 यक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 39 में से 7 घटा दो तो 32 आ जाएगा। कहोगे ये बात है भाई कि सही है, तो कहो लिखो अब यक्स का स्क्वायर प्लस प्लस, अब यहाँ पर यक्स लगा कर, ठीक है, अब लगा दो 39 यक्स माइनस 7 यक्स, 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0। यक्स कामन कर दो तो यक्स प्लस 39 ब्रैकेट बंद, माइनस में 7 कामन करो तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 39 बराबर 0। यक्स प्लस 39 यहाँ भी सेम है तो एक बार कामन कर लो। अब हमारे पास यक्स माइनस 7 है तो इसको बराबर 0। अब हमने लिखा यक्स प्लस 39 बराबर 0, यक्स माइनस 7 बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसको पक्षांतर करें 7 आ गया। तो हमको पता है कि धनात्मक वाला सदे लेना है, तो रोहन की वर्तमान वाला आयु कितनी हो गई 7 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की यहाँ पर लिख दो, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है, कितनी है 7 वर्ष। और रोहन के माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु जो हो जाएगी, तो हमको पता चला यहाँ पर 7 प्लस 26 मिला दिया जाएगा तो 7 6 13 13 33 वर्ष, 6 12 33 वर्ष पता चला। 2 आंसर है। रोहन की आयु 7 वर्ष हो गई और रोहन की माँ की आयु कितनी वर्ष हो गई 33 वर्ष हो जाएगी, जो कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार और समझो, थोड़ा सा सवाल में है दम। सवाल जो दिए गए हैं यहाँ पर, सवाल जो बोला जा रहा है, जो प्रश्न के अनुसार कहा गया है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इसको थोड़ा सा अच्छे देखना है। साल पेपर में मैंने सवाल देखा था। यहाँ पर जो बात करने के लिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। कहा गया है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष अधिक है, मतलब 26 वर्ष अधिक। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी वर्ष, x वर्ष, तभी तो रोहन की माँ की आयु उससे अधिक है, तो x प्लस 26 वर्ष होगा। लेकिन बोला गया है कि इनके गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनके गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु कितना वर्ष है, x प्लस 3। अब दोनों के मैंने यहाँ गुणनफल कितना लिखा गया है 60, 360 बात करिए। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो x प्लस 26 प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया इतना। तो प्रश्नानुसार तो x प्लस 3 और x प्लस 29 360 हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 29 प्लस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया 360 लिख दिया गया।
करने पर एक्स का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, जो कि गुणनखंड करने से पता चला कि एक्स का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर जे करते हो, इसको जे करते हो भी लिख दिया, इसको घटाया गया तो माइनस 273 रह गया 0। अब माइनस 273 का किसका गुणा करेंगे आए तो 39 गुणित माइनस 7। अब 32 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 39 में से 7 घटाया जाएगा तो हमारा 32 आ जाएगा। फिर से ये चीज़ लिखा गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कॉमन किया गया x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन किया गया तो x प्लस 39 आ गया। इसको लिख दिया गया x प्लस 39 एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7 लिखा है बराबर 0। x प्लस 39 बराबर 0 है, x माइनस 7 बराबर 0। इसको भेजा तो माइनस में आ गया, इसको भेजा गया तो 7 में आ गया। तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष और रोहन की माँ की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 33 वर्ष के 7 प्लस 26, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था x प्लस 26। अब गुणनखंड की बात करेंगे, 33 में 7 का गुणा कर दो, 33 में 7 का गुणा कर दो, 33 में 7 का गुणा कर दो, हाँ ठीक, गुणा कर दो, देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास 360 की जो प्रक्रिया जो दिया गया सही है, ठीक है, सही है, और कुछ नहीं, इसमें नहीं कुछ कहा गया, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं, जो चीज़ मैं बोला वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई 33 वर्ष 7 वर्ष की बात की गई, जिससे कि हमको पता चलेगा यहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, आप कर सकते हैं। और ये हमारे पास इस तरह के प्रश्न को बताया गया, दर्शाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, इसको राइट करिए जल्दी से। यहाँ पर जो मेरे पास जो दिया गया, तो नेक्स्ट चलते हैं, तो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न चौथा की बात करेंगे। फोर्थ में क्या दिए गए हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी की जो चाल दिया गया है 480, तो पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल दिया नहीं है, x किलोमीटर पर घंटा चल रही है। क्लियर हुआ ये बात, x किलोमीटर पर घंटा चल रही है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, इसका मतलब पहले हम 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर x बटे के 480 बटे के, क्योंकि 480 बटे के हमारे पास x होगा, घंटा लगेगा, 480 बटे के x की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया, भी मैं बोला ना कि 8 किलोमीटर के जो किलोमीटर पर घंटा है कम लगता है, तो अब इसके हिसाब से देखा जाए, इसी प्रकार लगा देंगे, लिख सकते हैं कि इसी प्रकार मतलब फिर से लिख दो, 480 किलोमीटर पर घंटा की दूरी तय करने में
लगा समय, यहाँ पर कमी की बात किया गया है x माइनस 8 है। ये देखो प्रश्न बोला गया है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कमी की जब बात किया जाएगा, हमने यही सी बात को ऊपर लिख, एक स्टेप मैंने हटाया यहाँ से है, इसलिए लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई लिखने से कोई मतलब लेकिन नहीं है। इसलिए प्रश्न खुद बोल दिए गए कि 480 किलो रेलगाड़ी की जो चाल है, जो कमी हो रही है x माइनस, यदि लिखना चाह रहे तो लिख दो, नहीं तो तुम गड़बड़ा स्टेप हुआ तुम गड़बड़ा, यही लिखना पड़ेगा। फिर से मुझे लिख दो, रेलगाड़ी की चाल में कमी कितनी हुई है, अभी यही बात मैंने बोला x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा से। बस फिर लिखना पड़ेगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे की x माइनस 8। ये मैं बोला कि नहीं बोला, यही बात बोला। फिर आगे दिए गए है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। कहा गया है इसी दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो दोनों समयों का अंतर लिख लेंगे, दोनों समयों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 अधिक लेता है, तो इसका मतलब 3। ठीक है, 3 बात समझ आए कि नहीं है। 3 घंटा हमारे पास अधिक लेगा, 3 घंटे हमारे पास अधिक लेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम प्रश्नानुसार की बात कर लेंगे, यहीं पर प्रश्नानुसार लगाएंगे। अब लिखोगे 400, प्रश्न एक बार और देख लो कहीं गलत नहीं है, मिला लो। ठीक है, चलो 480 बटे के x माइनस 8 माइनस 480 बटे के x बराबर। ठीक, अब यहाँ पर दोनों में 480 दिखाई दे रहा है, 480 कॉमन कर दो, 1 बटे की x माइनस 8 माइनस 1 बटे की x बराबर 3। 3 एकम 3, 3 से काटा 16, 160 आ गया। 3 से काटा तो कितना है, 16 3 48 आया कि नहीं है। कहोगे यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है। अब तुम इसका हल कर लो। अब हल क्या करोगे, लिखोगे 160 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई x, फिर x माइनस 8 बटे की x ब्रैकेट में x माइनस 8, फिर बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर कट के क्या आया था, 1 आया था। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि 160 को रहने दो वहीं पर, 160 हमने रहने दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 8। इसका मतलब मैं गूढ़े लगाकर माइनस 8 कुल के बटे x ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 1, 3 मल्टीप्लाई किया 160 गुणे, अरे इसका मतलब कि गुणा कर दो, 0 हो जाएगा। 8 छक्कर 27 का 8 हंस लगा 4, 8 कम 8, 8 4 12, 128। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस बराबर, इसका इधर गुणा करो, x का इसमें आकर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये जो वहाँ पर लिखा गया यहाँ पर कर दो गुणा इतना, तो x का स्क्वायर माइनस 8x इधर ला दो, तो x का स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको पक्षांतर कर दो, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। 1280 तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ, 1280 0 आया। अब इसके बाद तुमको फैक्टर करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये कहोगे x का स्क्वायर माइनस 40
यक्स प्लस 32, यही आना चाहिए। 4 दूनी की 8, 4 तियाँ 12, तो 0 लगा तो कहा गया प्लस 1280 बराबर 0। यक्स, यहाँ यक्स कॉमन करो तो यक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में, 32 कॉमन करोगे तो यक्स प्लस कॉमन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में आएगा प्लस प्लस, -40 बराबर 0। अब यहाँ पर मेरे पास x माइनस 40 एक ब्रैकेट में x प्लस 32 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर 40 और x बराबर -32। माइनस वाला को लेते नहीं है, जब भी लेंगे तो प्लस वाला को लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो दिया गया था, जो वैल्यू की जो बात की गई थी, तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया था। क्या गलत है? देखना पड़ेगा इनसे। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कहीं गलत नहीं है, बस प्लस माइनस का होगी, ठीक। और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 40 और ये मेरे पास आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, ये आप लिख दो। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा। यही बस पूछा गया है प्रश्न में कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो 40 किलोमीटर पर घंटा होगी। यही मेरे पास क्लियर हुआ। तो हम लोग का जो टॉपिक जो था तो यहाँ पर तक आया, और इससे जो भी रिलेटेड जो बात की जाएगी, तो हम लोग को जो 4 प्रश्न जो बताया गया था, इस पे इसको प्रश्नों को अच्छे से केयर करना है, तुम लोग को पढ़ाई करना है। कल हम पढ़ेंगे 4.2, जो कि आपको यहाँ से भी गुणनखंड करने की बात को सीखने को मिलेगा, और कल वहाँ भी हमको कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा कि किस तरह के प्रश्नों को हम द्विघात समीकरण के अनुसार ज़्यादा प्रश्न, कौन सा प्रश्न ज़्यादा, ये सब देखो ना, एक्सरसाइज जो मैं करवाया भी, जब करवाया इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांस होते हैं। इसलिए कि आपको थोड़ा थोड़ा केयर करना पड़ेगा, कि पढ़ना पड़ेगा कि हमको यदि प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर निपट जाए, अन्यथा आपको कोई दिक्कत होगा। ये सब छोटे में नहीं आएगा, जब भी आएगा 4 अंक या 6 अंक में या 3 नंबर का बात करता है, तो वहाँ पर लॉन्ग में जो भी प्रश्न पूछने की बात करता है, तो ये सब बात है। लॉन्ग में यदि देखो प्रश्न के जो वेटेज जो जहाँ से रहेगा, जहाँ से आने वाला रहेगा, मैं बता दूंगा, वहाँ से जाकर तुमको पढ़ना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। आज की जो टॉपिक होगी यहीं पर समाप्त की जाती है, फिर कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ओके।